चलिए प्लीज़ पे अटेंशन एवरीवन। चलिए आज हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक चालू है। लास्ट टॉपिक का नाम है बेटा एग्जम्पशन। क्या है? एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब है कुछ सर्विसेज ऐसी है, अगर आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेटा एग्जम्पशन। ठीक है, और इसका सेक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं लिख देता हूँ अंडर सेक्शन 11। अंडर सेक्शन 11 एग्जम्पशन देखने वाले हम लोग। तो एग्जम्पशन का मतलब बेटा नॉट टैक्सेबल। क्या होता है? नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? नो जीएसटी। ठीक है, तो ऐसी कुछ सर्विसेज है, तो अगर आप ये ऐसी सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और सब इंपॉर्टेंट ही करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर देखने के लिए जाएंगे तो 80 से ज़्यादा लिस्ट है। लिस्ट में कितना नाम है? 80 लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, तो उतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ उतना भी अगर आपने कर लिया तो आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? सिर्फ 10। और 10 मार्क्स के लिए काफ़ी सारा पढ़ना पड़ेगा अपने को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले जो कुछ लिख लेना, कुछ सर्विसेज ऐसी है जिसके ऊपर राइट जीएसटी नहीं लगता। सर्विसेज आर नॉट लायबल टू जीएसटी। आर नॉट लायबल टू व्हाट? जीएसटी। कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसके राइट आप प्रोवाइड करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पहला लिख लेना बेटा, सैलरी रिसीव्ड। सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। बेटा एम्प्लॉय को अगर सैलरी मिल रहा है तो बेटा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट टैक्सेबल। इट इज़ नॉट टैक्सेबल। चाहे तो आप इधर लिख लो, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल। इट इज़ नॉट टैक्सेबल। इज इट क्लियर? दूसरा बेटा इसमें याद रखना गिफ्ट। क्या याद रखना? गिफ्ट। और गिफ्ट में मैंने आपको बताया बेटा अगर 50,000 तक गिफ्ट मिलेगा तो उसके ऊपर जीएसटी मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। यस और नो? पता ना आपको? किया था ना हम लोगों ने? तो बेटा अगर गिफ्ट अगर आपको मिल रहा है लेस देन 50,000, लेस देन 50,000, तो बेटा नॉट टैक्सेबल। और अगर 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट मिल रहा है, अगर आपको 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट मिल रहा है तो बेटा ये जनरल प्रोविजंस है, तो क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अच्छा, सैलरी के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बेटा उसके ऊपर ऑलरेडी एक अलग टैक्स लगता है। उसके ऊपर क्या लगता है? इनकम टैक्स। क्या लगता है? पढ़ा हुआ है ना, सैलरी पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरी, वो वहाँ पे टैक्स लगेगा, यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा लिख लेना बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एमपी और एमएलए। तो बेटा एमपी एमएलए जो भी सर्विसेज हम लोग को देंगे वो भी क्या है बेटा? नॉट टैक्सेबल है। वो भी क्या है? वो भी क्या है? नॉट टैक्स। उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और एमपी एमएलए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, इज इट क्लियर? पहला क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बेटा एमपी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एमपी एमएलए रहेगा तो बेटा उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। देखो सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, burial, क्रीमेशन और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज। इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। इसके ऊपर भी क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। नॉट टैक्सेबल।
तो बेटा अगर किसी का राम राम सत्य हो गया, मतलब कोई इंसान मर गया, तो बेटा जो इंसान मर गया है उसके बाद मैं उसका क्या करूँगा, क्रियाक्रम करूँगा कि नहीं, अंतिम संस्कार करूँगा। ठीक है, तो अंतिम संस्कार करूँगा तो हिंदू लोग उसको जलाएंगे, राइट, क्रिश्चियन और अदर धर्म के लोग उसको क्या करेंगे, राइट, दफनाएंगे। तो दैट्स कॉल्ड द सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, राइट, बूरियल एंड क्रेमेशन। क्या बोलते हैं, क्रेमेशन। तो अगर मैं ऐसी सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर कोई बंदा मर गया, ठीक है, तो गाना गाते हैं ना लोग, बहुत फेमस गाना है ना, चला गया वो चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, है ना, ढूंढ रहे हैं सारे, दिल गया तोड़ के, बोला कि नहीं। तो रील देखा होगा आप लोगों ने। तो बेटा अगर कोई मर गया है तो उससे रिलेटेड जो भी क्रियाक्रम का आप करोगे, ठीक है, अभी क्रियाक्रम करोगे तो वो भी सब क्या हो जाएगा, एग्जेंट हो जाएगा। उसके ऊपर सर्विस टैक्स, उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है। और एक मुर्दा कहाँ से जीएसटी पे करेगा भाई, कहाँ से पे करेगा क्या। तो बेटा अगर मुर्दे से जीएसटी वसूल करने का तो तुमको भी ऊपर जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई, राइट, मुर्दा है, कोई मर गया है, तो उससे रिलेटेड अगर मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ तो वो सब क्या होती है, एग्जेंट होती है। क्या होती है, ये 4 याद रखने का, मोस्टली आता है एग्जाम में, ठीक है। तो सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज। मॉर्चरी बोलेगा तो हॉस्पिटल में मॉर्चरी सर्विसेज कौन देता है, हॉस्पिटल ना। तो कोई मर गया है तो अगले दिन बॉडी चाहिए, 2 दिन के बाद बॉडी चाहिए, तो 2 दिन बॉडी किधर रखेगा भाई, ठीक है, किधर रखेगा, मुर्दा घर में रखेगा। दैट्स कॉल्ड मॉर्चरी सर्विसेज, ठीक है। और आने जाने के लिए क्या चाहिए अपने को, एम्बुलेंस चाहिए। क्या चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना उसका, तो बेटा वो भी क्या है, एग्जेंट है। अरे वेटिंग में पॉइंट क्लियर है। तो 4 समझ में आया आप लोगों को। ये जनरल सर्विसेज है, इसको छोड़ के और 81 है, ठीक है। करें इसको। बात समझ में आ रही है, किस किस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी वही चलने वाला है, किसके ऊपर टैक्सेबल है और कौन सा नॉन टैक्सेबल, क्या टैक्सेबल है और क्या नॉन टैक्सेबल है, वही चलने वाला है। तो चलो मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर किया है, पीडीएफ शेयर किया, पीडीएफ में एग्जाम्पशन लिस्ट निकालो। क्या निकालेंगे सब लोग, एग्जाम्पशन लिस्ट। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको टिक मार्क करते जाना। और एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुक्का भी लगा के आ जाएगा ना तो भी 10-15 तो ऐसे ही मिल जाएगा तुमको। चलो ध्यान देना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा देखो, पहला पेज, दूसरा पेज, ऐसी कितनी सर्विसेज हैं, कितनी सर्विसेज हैं, 81 सर्विसेज हैं, 81 सर्विसेज हैं। 10 मार्क्स के लिए इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, 81।
ठीक है, अरे बाप रे, मैं पेज दिखा रहा हूँ आपको। बेटा कितनी सर्विसेज दिखाई दे रही है, लास्ट देखो किधर खत्म हो रहा है, 82 82। बट टेंशन नहीं लेने का, तुम लोग मनोहर सर के पास हो, टेंशन मत लो, ठीक है, डरने का नहीं। चलो वन बाय वन हम लोग करेंगे, और अभी मैक्सिमम तो आज ही हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो जाएगा। याद रखना बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, देखो पहला वाला क्या है, तो देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़। बेटा चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कौन करता है, ट्रस्ट। और अगर आप ट्रस्ट हो, ठीक है, तो बेटा ट्रस्ट लोग राइट इनकम टैक्स पे नहीं करते, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अंडर सेक्शन 12 AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट आप इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वर्ड पकड़ो, तो बेटा राइट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट लिखो। क्या लिखेंगे, सर्विसेज, एग्जामिशन लिस्ट चालू हो रही है अभी, और अपने को एंट्री नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो राइट क्या लिखेंगे हम लोग, एग्जामिशन लिस्ट। क्या लिखेंगे, एग्जामिशन लिस्ट, एग्जामिशन लिस्ट। हम लोग अपनी एग्जामिशन लिस्ट बनाएंगे, तो आप सिंपल लिखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब कौन है बताया, ट्रस्ट क्या देगा, ए बेटा ट्रस्ट क्या देता है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करता है। क्या करता है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़। बेटा ये क्या होएगा, नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल लिखने की जरूरत है क्या, आपने लिखा हुआ है ना ऊपर एग्जाम्पशन, तो एग्जाम्पशन का मतलब ही क्या होता है, नॉट टैक्सेबल। क्या होता है, नॉट टैक्सेबल। आप चाहो तो चलो लिख लो, तो फिर 2 दिन के बाद पूछेगा क्या ये। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट रहेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा ये, नॉट टैक्सेबल। बात समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर, सिंपल है, हो गया पहला। चलो दूसरा क्या है, पढ़ो जरा। तो बेटा दूसरा क्या है, बेटा वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड पे। तो बेटा सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। बेटा अगर कोई अपना रनिंग बिजनेस बेच रहा है, तो बेटा उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर कोई अपना रनिंग बिजनेस बेच रहा है, उससे रिलेटेड अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो उससे रिलेटेड सर्विसेज अगर आप दोगे, तो बेटा क्या नहीं लगेगा, GST नहीं लगेगा, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। तो लिख लो सर्विसेज बाय वे ऑफ, जो छोटा छोटा है ना वो सब लिख लो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, और इसको अंडरलाइन कर लेना, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, खत्म। ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, नो GST, नॉट टैक्सेबल। क्या लिख लेना इधर, नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट है। मैं ई लिख दूं, ई का मतलब क्या होगा, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, नॉट टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इज इट क्लियर। तो ई का क्या मतलब है, नॉट टैक्सेबल। क्या है, नॉट टैक्सेबल। ई का मतलब क्या है, नॉट टैक्सेबल। अब लिखना सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कौन बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो कौन, स्टेट गवर्नमेंट, या तो कौन, यूनियन टेरिटरी, या तो कौन, लोकल अथॉरिटी, ठीक है बेटा। कौन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूनियन टेरिटरी, एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लोकल अथॉरिटी। तो बेटा अगर कोई गवर्नमेंट अगर अपने को कोई भी सर्विस देगी, कौन, गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट किसी को कोई भी सर्विस दे, टू एनी पर्सन, ठीक है, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, वो सब की सब क्या होती है बेटा, एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है, एग्जेम्प्ट, बट एक्सक्लूडिंग
ये 3 सर्विसेज को छोड़ के। 3 सर्विसेज कौन सी बेटा? तो पहली है बेटा राइट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। पहली कौन सी है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। तो पहली क्या बेटा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल होंगी? तो बेटा इसमें याद रखना, सील वाली। कौन सी वाली? सील। सील याद रखना, SEAL, इसको बोलते हैं सील। क्या बोलते हैं? सील। तो सील का मतलब क्या बेटा? स्पीड पोस्ट। क्या होता है? स्पीड पोस्ट। पहले लिख लो। फिर ए का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। और ए का मतलब होता है एजेंसी सर्विसेज। विच सर्विसेज? एजेंसी सर्विसेज। और एल का मतलब होता है बेटा लाइफ इंश्योरेंस। अगर पोस्ट ऑफिस ये वाली सर्विसेज किसको दे रही है? किसको दे रही है? तो बेटा गवर्नमेंट को दे रही है, तो एग्जाम। गवर्नमेंट को दे रही है तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। और गवर्नमेंट को छोड़ के किसी अदर पर्सन को दिया तो एनी पर्सन को दिया तो एनी पर्सन को दिया तो बेटा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। एनी पर्सन को देगा तो बेटा क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल। ई का मतलब समझता है ना? एग्जाम। क्या लिखा बेटा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। तो बेटा ये 4 सर्विस को छोड़ के बाकी सब एग्जाम है। ये 4 सर्विस को छोड़ के बाकी सब क्या है? एग्जाम। ठीक है, तो बेटा तो स्पीड पोस्ट मैं प्राइवेट कंपनी से भी कर सकता हूँ और पोस्ट ऑफिस से भी कर सकता हूँ, है ना? कुरियर। स्पीड पोस्ट का मतलब क्या है? कुरियर। तो बेटा कुरियर मैं किससे कर सकता हूँ? प्राइवेट कंपनी से भी कर सकता हूँ और पब्लिक और गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस से भी आप क्या कर सकते हो? कुरियर कर सकते हो। यस और नो? क्यों ऐसा किया गया है? ताकि हेल्दी कंपटीशन हो। क्या? ताकि क्या हो? हेल्दी कंपटीशन हो, है ना? अगर पोस्ट ऑफिस से अगर आप कुरियर कराओगे तो GST नहीं लगेगा। और एक प्राइवेट कंपनी का कुछ नाम बताओ जिसे आप कुरियर करते हो, बताओ एक आध। क्या है? बोलो, पता है? तो बेटा प्रोफेशनल कुरियर है, फर्स्ट फ्लाइट है, DTC करके है। ठीक है, प्राइवेट कंपनियाँ से हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो? कुरियर करवाते हो। ऐसा नो देखा होगा ना आपने? नहीं देखा है? क्या कभी कुरियर नहीं कराया तुमने? तो कुरियर पोस्ट ऑफिस से करवाते हो? तो काफ़ी सारी कुरियर कंपनी आपको मिल जाएगी। देखो ये सब प्राइवेट कंपनी है, प्रोफेशनल कुरियर, राइट, और भी बहुत सारे प्राइवेट नाम है, बट फेमस क्या है यहाँ पे? फर्स्ट फ्लाइट। तो ऐसा नहीं मतलब गवर्नमेंट कंपनी से कराओगे कुरियर तो GST नहीं लगेगा, और प्राइवेट कंपनी से कराओगे तो GST लगेगा। तो उधर तो महंगा हो जाएगा ना कुरियर। तो फिर पब्लिक इधर भागेगी, पोस्ट ऑफिस में भागेगी। तो इसके लिए हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए राइट, गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम कुरियर कराएगा किससे? प्राइवेट कंपनी चाहे गवर्नमेंट कंपनी, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। दूसरा कौन सा है? एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। क्या होता है? एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। तो बेटा अगर आप एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट एकदम तुरंत पहुंचाना चाहता है अपना, ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। ठीक है, एजेंसी सर्विसेज कुछ लिख के रख लेना। जैसे राइट पोस्ट ऑफिस में राइट कलेक्शन ऑफ क्या होता है? राइट कलेक्शन ऑफ बिल होता है, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना? या गवर्नमेंट या पोस्ट ऑफिस में आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो पासपोर्ट या
तो बेटा वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड द एजेंसी सर्विस। क्या बोलते हैं इसको? और अगर एजेंसी सर्विस अगर पोस्ट ऑफिस देती है तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल। और लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी भी देती है और पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी भी देती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, टैक्सेबल। तो बेटा ये 4 सर्विसेज को छोड़ के बाकी सब क्या है, राइट, ये 4 सर्विसेज को छोड़ के बाकी सब क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्या है, एग्जेम्प्ट। देखो पोस्ट ऑफिस में पहले क्या होता था, बेसिक मेल सर्विसेज होता था, ठीक है। आप राइट लोग टेलीग्राम लिखते थे, राइट, इनलाइन लेटर, पोस्ट कार्ड लेटर रहता था, यस और नो, याद है। मनी ऑर्डर किसके थ्रू होता था, पैसा ट्रांसफर होता था। आजकल कोई मनी ऑर्डर करता है क्या? आजकल कोई मनी ऑर्डर करता है क्या? तो मनी ऑर्डर कौन करता है, सिर्फ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी राइट कंपनियां हैं, राइट, उनका पेंशन कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है आपको, पोस्ट ऑफिस से मिलता है। तो पेंशन मिलेगा तो बेटा, अगर पेंशन मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सेविंग बैंक अकाउंट भी होगा। क्या होगा? तो ये सब सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है। सिर्फ 4 सर्विसेज को छोड़ के। कौन सी? सील वाली। सील वाली कौन सी है? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, और क्या याद रखने का, लाइफ इंश्योरेंस। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें इसके ऊपर, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो चलो एग्जाम्शन क्वेश्चन देखो, मैंने आपको दिया हुआ है, निकालो। देखो उसमें पहले ही क्वेश्चन है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। आप चाहो तो बोर्ड पे भी देख सकते हो। तो क्या लिखा है, जरा पढ़ो इंग्लिश। तो वसई पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू द पर्सन, और अंडरलाइन कर लेना क्या लिखे ले इधर, अदर देन गवर्नमेंट। क्या लिखा है? अगर पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट को सर्विस देगी तो ये सारी सर्विस देगी, कोई भी सर्विस देगी तो क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्या हो जाएगा, एग्जाम। इसके लिए अदर देन गवर्नमेंट लिखा है। चलो पहला वाला पढ़ो। तो बेटा बेसिक मेल सर्विसेज सील में आता है क्या, ये सील में आता है क्या, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल ना। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू द मनी ऑर्डर सील में आता है क्या ये, तो बेटा मनी ऑर्डर करेगा वो भी क्या होता है, एग्जाम, मतलब नॉट टैक्सेबल। क्या होएगा ये, नॉट टैक्सेबल। अच्छा, ऑपरेशन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट सील में आता है क्या, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। चलो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बेटा लाइफ इंश्योरेंस सील में आता है क्या, आता है ना सील में, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, पासपोर्ट एप्लीकेशन, तो बेटा ये एजेंसी सर्विसेज है ना, ये पोस्ट ऑफिस का काम है क्या, तो बेटा पोस्ट ऑफिस का ये काम है क्या, कि म्यूचुअल फंड बांटने का, बॉन्ड बांटने का, पासपोर्ट बांटने का, मतलब क्या है, एजेंट बन के बैठा है। तो एजेंट बन के बैठा रहेगा तो देखो एजेंट है क्या, देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल। बात समझ में आ रही है। इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, तो बेटा पोस्टल ऑर्डर बोलेगा तो एक तरह का मनी ऑर्डर होता है। क्या होता है, मनी ऑर्डर। क्या है, सील में है क्या, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट टैक्सेबल। इज इट क्लियर। बात समझ में आ रही है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो बेटा ये टैक्सेबल हो जाएगा ना, एजेंसी सर्विसेज है ये पोस्ट ऑफिस भी देगी और बैंक भी देगी, तो क्या फ़र्क है, सब लोग देता है ये सर्विसेज। तो चलो पेंशन पेमेंट सर्विसेज सील में है क्या, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, अभी नॉट टैक्सेबल टैक्सेबल बोलने का, ठीक है। चलिए स्पीड पोस्ट सील में है क्या, ए सील में है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अच्छा, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट है क्या, तो बेटा अपने को क्या निकालने का है, टैक्सेबल वैल्यू। क्या एग्जाम में क्या पूछेगा, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो चलो ड्रॉ करो, समझ में आया तुम लोगों को, यस। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 9। तो बेटा इधर लिखने का कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई।
यस और नो? वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर निकलता है ना, और अब वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है, यस और नो? अरे हाँ या ना? आ जाओ लिख दो पर्टिकुलर्स। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करना, ठीक है? बाकी अदर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है? हाँ, 2 ही कॉलम बनाने का, पर्टिकुलर्स रुपीस। बस आपको सीखना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टैक्सेबल है और क्या नॉट टैक्सेबल है, क्या टैक्सेबल है और क्या नॉट टैक्सेबल है। बस आपको यही सीखने का, बाकी कुछ सीखने की जरूरत है क्या? कैसा सॉल्व होएगा, तो देखो कैसा सॉल्व होएगा अभी हो जाएगा, देखो एग्जाम में कैसे सॉल्व करने का। हो गया, कॉलम बना लो, आधे पेज पे बना लो, ठीक है? चलो करें इसको, बन गया पर्टिकुलर्स रुपीस। और एग्जाम में अगर ऐसा बोला रहेगा नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल अलग, तो बेटा नॉन टैक्सेबल का अलग कॉलम बनाने का, टैक्सेबल का अलग बनाने का। बट ऐसा इधर कुछ ऐसा कुछ बोला है क्या? बोला है क्या? नहीं ना? चलो आ जाओ फटाफट। चलो पहला क्या बोला है? बेसिक मेल सर्विसेज। आ जाओ, बेसिक मेल सर्विसेज क्या बेटा टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? नॉन टैक्सेबल। तो आ जाओ कैसे लिखने का पहला बेसिक मेल सर्विसेज बेटा टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? नॉन टैक्सेबल। और नॉन टैक्सेबल रहेगा तो बेटा डैश कर देने का, 1 मार्क्स मिल जाएगा। अमाउंट नहीं लिखने का। अमाउंट क्यों लिखने का? उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है क्या? तो जिसके ऊपर टैक्स लगेगा उसका अमाउंट लिखने का, बाकी सब डैश। इज इट क्लियर? इतना लिखोगे एग्जाम में कितना मार्क्स मिल जाएगा? 1। बात क्लियर है? चलो दूसरा क्या है? ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू द मनी ऑर्डर। लिखो जरा, ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर। बेटा टैक्स लगेगा क्या? नॉन टैक्सेबल है, नहीं है क्योंकि सील में नहीं आता। किस में नहीं आता? सील। सील वाली सर्विसेज टैक्सेबल है, बाकी सब क्या है? एग्जाम। तो थर्ड, ऑपरेशन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट सील में आता है क्या? ये सील में आता है क्या ऑपरेशन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट? बेटा ये क्या हो जाएगा? एग्जाम। एग्जाम है ना, नॉन टैक्सेबल। डैश कर दो, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा 10 आइटम दिया रहेगा, 10 मार्क्स मिल जाएगा आपको। मार्क्स समझ में आ रहा है? फोर्थ वाला पढ़ो जरा सी बेटा। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या लिखा है बेटा? सर्विसेज। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज आता है ना सील में, ये सील में आता है ना, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बोलो कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा बेटा? 2 लाख। 2 लाख दिया है ना, तो इधर कितना लिख देंगे? 2 लाख। 1 मार्क्स मिल गया। और चलो 5वां आइटम पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। बेटा पोस्ट ऑफिस का काम है क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना? मतलब ये क्या है? एजेंसी का काम कर रहा है ना फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? क्या पढ़ो क्या? राइट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड पासपोर्ट। तो बोलो बेटा ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा ना? अमाउंट कितना है? 5 लाख। तो बेटा 5 लाख लिख देने का। इज इट क्लियर? जो सील में आएगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सील के बाहर सब क्या है? एग्जाम। सील के बाहर क्या है? सब एग्जाम। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो इशुएंस ऑफ क्या लिखा है बेटा? पोस्टल ऑर्डर। इशुएंस ऑफ बेटा, इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर एक तरह का क्या होता है बेटा? मनी ऑर्डर जैसा ही होता है। किसका होता है बेटा? सील में आता है क्या मनी ऑर्डर? पोस्टल ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। चलो लिख दो कितना? तो बेटा नॉट टैक्सेबल है ना, डैश। चलो 7 आइटम क्या दिया है?
कलेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, कलेक्शन ऑफ व्हाट, टेलीफोन। बेटा काम है क्या ये? ए पोस्ट ऑफिस का काम है क्या सबका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करने का? तो बेटा ये क्या है? एजेंसी सर्विस दे रहा है ना, और एजेंसी सर्विस देगा तो बेटा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कितना ये 1 लाख है ना, 1 लाख क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एजेंसी सर्विसेज है। चलो 8 पढ़ो। 8 क्या है बेटा? पेंशन पेमेंट सर्विसेज। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको पेंशन कहाँ से मिलती है? पोस्ट ऑफिस से मिलती है। तो पेंशन पेमेंट सर्विसेज। बोलो बेटा क्या है? टैक्सेबल है। सील में आता है क्या ये पेंशन पेमेंट है क्या रे? ये लिखा है मैं देखो पेंशन पेमेंट सील में, तो क्या है ये? एग्जाम नॉट टैक्सेबल। चलो 9 पढ़ो। 9 क्या बेटा? स्पीड पोस्ट है ना, स्पीड पोस्ट है ना, तो बेटा स्पीड पोस्ट सील में आता है क्या? ये आता है क्या सील में? तो क्या हो जाएगा ये? टैक्सेबल। कितना ये? 5 लाख। उन भी कितना लगेंगे? 5 लाख। इज इट क्लियर? चलो 10वां आइटम कितना दिया है? एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। ये सील में आता है क्या एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट? आता है ना ई, राइट? ई का मतलब क्या है? एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। कितना है बेटा? 2 लाख। तो बेटा ये टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? टैक्सेबल। रट्टा मारने का जरूरत है क्या? सील याद रखने का। क्या याद रखने का? सील। पोस्ट ऑफिस का क्वेश्चन आया तो क्या याद रखने का? सील। अब सबका टोटल कर दो, तो ये क्या आ गया बेटा आपको? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। और बेटा गवर्नमेंट जीएसटी किसके ऊपर चार्ज करेगी? 15 लाख पे चार्ज करेगी। अगर प्रॉब्लम में दिया है कि 18% जीएसटी, तो निकाल देना 18% जीएसटी किसका? 15 लाख का। हो गया खत्म। पब्लिक चिल्लाती रहती है एग्जाम्शन एग्जाम्शन, कुछ है क्या एग्जाम्शन? हो गया। नहीं इस बार सब तो इजी लग रहा है पर सब सेम ही सेम लग रहा है। ठीक है, सब एक क्या जैसा सेम? है। क्वेश्चन है ना एक ही जैसा एक ही जैसा लग रहा है? अरे बाप रे, ऐसे कैसे सेम लगेगा? समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो छोड़ देने का। फिर हम लोग ही छूट जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देने का। ओके। हाँ सेम है बेटा। सब सेम है ना, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, सब सेम है, तो छोड़ दो फिर। ये हो गया सब लोग ये? अच्छा मैंने बताया था ना 3 सर्विसेज टैक्सेबल है। दूसरी कौन सी है? पहली वाली तो देख लिया हम लोगों ने, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय। अच्छा दूसरी वाली देख लेना बेटा, और सर्विसेज इन रिलेशन टू, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। बेटा ये क्या होता है? टैक्सेबल होता है। क्या होता है? टैक्सेबल। और थर्ड लिख लेना बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। बेटा ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? या तो गुड्स का या तो किसका? पैसेंजर्स। तो ये भी क्या होता है? टैक्सेबल होता है। क्या होता है? टैक्सेबल। और ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। सब कुछ टैक्सेबल नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विस और पैसेंजर्स में। तो इसको आप देखने वाले हो, सीखने वाले हो। इज इट क्लियर? बस इतना याद रखो, ठीक है? गवर्नमेंट सर्विसेज बोलेगा तो बस इतना याद रखने का, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है? इसमें एक याद रखना, सर्विसेज लिख के रख लो, सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम
रन बाय गवर्नमेंट और ट्रस्ट। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट और ट्रस्ट। और ये किसको देते हैं बेटा? जिसकी उम्र कितनी होगी? जिसकी एज, ओल्ड एज बोलेगा तो जिसकी उम्र राइट 60 साल या 60 साल की इक्वल है उन लोग के लिए, ठीक है बेटा, राइट। तो मेरी उम्र 60 साल के ऊपर है, मतलब मैं कौन हूँ? सीनियर सिटीजन हूँ। और सीनियर सिटीजन होने के नाते, ठीक है बेटा, मेरे बच्चे मेरे को वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं। कहाँ पे डाल देते हैं? वृद्धा आश्रम, जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? बूढ़े लोग। अब तो वृद्धा आश्रम है जो गवर्नमेंट रन कर रहा है या कोई ट्रस्ट रन कर रहा है, तो बेटा फोकट में तो मेरी सेवा पानी नहीं करेगा ना, ठीक है, कुछ पैसा मांगेगा। तो बेटा कुछ पैसा क्या मांगेगा? मेरे परिवार वालों से, ठीक है। तो बेटा मेरे बेटे से कितना पैसा मांगेगा? तो बेटा अगर कंसिडरेशन, याद रखना, अगर कंसिडरेशन 25,000 से कम है, कितने से बेटा? 25,000 पर मंथ, ठीक है। तो बेटा ट्रस्ट वाले बोलते हैं हम अपने आपके बाबूजी को, मतलब मैं, राइट, मेरे बाबूजी को, राइट, आपके बाबूजी को हम लोग संभालेंगे। बट महीने का कितना चाहिए हम लोग को? 25,000 चाहिए। कितना चाहिए? तो 25,000 से कम है पर मंथ, पर मेंबर। तो बेटा वो क्या हो जाएगा? एग्जाम। क्या हो जाएगा? एग्जाम। तो सर अगर 25,000 से ज़्यादा है तो 25,000 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा बेटा? 25,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कंसिडरेशन अगर 25,000 से ज़्यादा है, 25,000 से ज़्यादा है, लिखाने का ज़रूरत नहीं है तो भी लिखाना पड़ रहा है आप। तो पर मंथ पर मेंबर, तो क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल। इज इट क्लियर? बात आ रही समझ में? तो अगर बेटा मेरी उम्र हो गई है, राइट, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरे घर वाले लोग मेरे को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, तो वृद्धाश्रम में डालने से पहले अगर वो लोग मेरे को, राइट, ओल्ड एज होम वालों को कितना दे रहे हैं? 25,000 से कम दे रहे हैं पर मंथ, तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। 25,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इज इट क्लियर? पूछेगा नहीं किधर, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ देगा तो अपने को याद होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हो गया, ये सिंपल है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग को अभी सिखाने वाला हूँ रेंटिंग सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? रेंटिंग। और रेंटिंग वाली सर्विसेज के ऊपर, राइट, एक आधा आइटम आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलो आ जाओ, लिखो, मीनिंग डालोगे अभी। तो 3 के बाद क्या डालेंगे? 4। तो जो मनोहर सर लिखा रहे या बता रहे हैं, टिक मार्क करवा रहे हैं, वो इतना ही करके जाओ, नहीं आएगा। चलो रेंटिंग सर्विसेज, रेंटिंग सर्विसेज। रेंटिंग का मतलब क्या है? आपके पास कोई जगह है या कोई घर है, लैंड है या तो कोई प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी आपने क्या दी है? भाड़े पे दी है। किस पे दी है? भाड़े पे। जैसे आपके पास कोई घर है, हाउस प्रॉपर्टी है, और वो हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने भाड़े पे दी है, बेटा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, दी है, या तो वो जगह आपने भाड़े पे दी है कमर्शियल पर्पस के लिए। कौन सा पर्पस? कमर्शियल पर्पस। तो बेटा मेरे पास अगर घर है तो मैं घर किसको दे सकता हूँ? भाड़े पे दे सकता हूँ। या तो किसके लिए? रेसिडेंशियल के लिए। रेसिडेंशियल मतलब अपना फैमिली वगैरह रखो, या तो क्या करने के लिए? कमर्शियल बोलेगा तो क्या होता है? बिजनेस पर्पस के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? बेटा याद रखना, अगर हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने दिया, अगर आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर आपने उसको भाड़े पे दिया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। और बेटा अगर आपने घर भाड़े पे दिया है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। खत्म। इज इट क्लियर?
बात क्लियर है? बेटा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है तो एग्जाम, और अगर कमर्शियल पर्पस के लिए दिया तो एक्सेप्ट। इज इट क्लियर? याद रहेगा। घर भाड़े पे दिया है फैमिली वाले को तो बेटा एग्जाम, और अगर बिजनेस वाले को दिया तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। इज इट क्लियर? दूसरा आ सकता है बेटा इसमें टेम्पल वगैरह, गुरुद्वारा, कुछ भी ले सकते हैं, मंदिर मस्जिद कुछ भी, ठीक है। नहीं ऐसे इसमें लिखो इतनी। तो बेटा राइट देखा होगा आपने, राइट, गुरुद्वारा, टेम्पल, मंदिर, मस्जिद वगैरह में क्या होता है? धर्मशाला होता है। क्या होता है? धर्मशाला होता है। यहाँ पे राइट लंबे लंबे दूर से लोग मंदिर में क्या करने आते हैं? राइट दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्या होती है? धर्मशाला होती है। क्या होती है? और धर्मशाला होगी तो बेटा वहाँ पे राइट अगर कोई इतनी दूर से आया है तो ठहरेगा कहाँ पे? तो उसके लिए मंदिर में जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? धर्मशाला। क्या बोलते हैं? और धर्मशाला होगी तो बेटा मैं उससे क्या लूँगा? रेंट लूँगा। क्या लूँगा? रेंट, भाड़ा लूँगा ना। बेटा अगर रेंटिंग चार्जेस, क्या लिखने का? रेंटिंग चार्जेस अगर 1000 रुपये से कम है, कितने से कम है? 1000 या 1000 रुपये से कम है तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। तो सर अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है तो? सर 1000 रुपये से ज़्यादा है तो अगर बेटा एक दिन का भाड़ा पर डे है, एक दिन का भाड़ा अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है तो बेटा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। पर डे, हाँ पर डे आगे लिख लेना, तो तुम गड़बड़ कर देगा। पर डे इज इट क्लियर? बेटा मंदिर में क्या होता है? टेम्पल होता है, राइट। मंदिर में धर्मशाला होती है, धर्मशाला में लोग रुकते हैं, और रुकेंगे तो बेटा मंदिर वाले लोग फुकट में नहीं देंगे, उससे आपसे क्या लेंगे? भाड़ा लेंगे, एक दिन का भाड़ा लेंगे। अगर एक दिन का भाड़ा 1000 रुपये से कम है तो क्या हो जाएगा? 1000 रुपये से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? और ये होटल में भी लागू है, सेम होटल में, ठीक है। चलो इज इट क्लियर? अच्छा, मंदिर के आजू बाजू आपने देखी होगी बहुत सारी दुकानें होती है, ऐसा नो? कोई हार बेचता है, कोई फूल बेचता है, बराबर, कोई थाली बना के बेचता है। तो बेटा वो जगह किसकी है? मंदिर की है ना। और मंदिर की जगह पे तुमने क्या बनाया? दुकान बनाया। तो दुकान क्या ऐसी बनाने देगा क्या तुमको? तो उसका क्या लेगा? वो भाड़ा लेगा, यस और नो? तो शॉप अगर है तो बेटा अगर रेंटिंग चार्जेस, कितना चार्जेस? रेंटिंग चार्जेस। तो बेटा रेंटिंग चार्जेस अगर आपका 10,000 या 10,000 से कम है तो बेटा क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट। तो 10,000 पर मंथ है बेटा। रेंट जो होता है दुकान का भाड़ा महीने का ही होगा ना, तो पर मंथ का रेंट अगर भाड़ा अगर 10,000 है तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो? ये 10,000 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा बेटा? टैक्स। बोलो इतना इंग्लिश कोई पढ़ेगा क्या? अगर 10,000 पर मंथ है तो क्या हो जाएगा? वो टैक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? शॉप हो गया, तीसरा बेटा कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल तो अगर मंदिर वाले के पास हॉल है, ओपन एरिया है, लैंड है, ओपन एरिया दैट इज कॉल्ड द लैंड, तो बेटा ज़मीन है, हॉल है, और वो शादी ब्याह के लिए क्या देता है? भाड़े पे देता है। तो बेटा एक दिन का किराया। बेटा शादी तो एक दिन की होगी ना? अरे शादी कितने की होगी? एक दिन की होगी ना शादी तो बेटा अगर रेंटिंग चार्जेस, क्या चार्जेस? रेंटिंग चार्जेस अगर नहीं, कोई एक महीने तक शादी करता है ना,
तो रेंटिंग चार्जेस बेटा 10,000 पर डे है, 10,000 पर डे है, तो बेटा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर अगर भाड़ा बेटा 10,000 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, 10,000 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, पर डे से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इज इट क्लियर? बात आ रही समझ में? आके ना, चलो आप कहीं पे होटल में गए, लॉज में गए, या किधर गेस्ट हाउस में गए, बेटा अपनी मर्जी से तुम अंदर घुस जाएगा क्या एकदम डायरेक्टली, राइट, मेरे को इधर आराम करने का, ठीक है, बेटा वहीं पे रिसेप्शन वाला रोक लेगा ना आपको, और उससे तुम क्या पूछेगा कि एक दिन का भाड़ा कितना है, एक दिन का भाड़ा कितना है। तो अगर इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर बेटा एक दिन का रेंट, एक दिन का भाड़ा, एक दिन का चार्जेस अगर 1,000 से कम है, अगर 1,000 या 1,000 से कम है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये एग्जाम जो अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। और 1,000 रुपये से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, बताओ 1,000 रुपये से ज़्यादा होएगा तो क्या आएगा, बोलो बेटा, 1,000 रुपये से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, अच्छा मंदिर में एक और चीज़ लिख लेना, यहाँ पे जगह रहेगी तो अगर आप कोई कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, टेम्पल में लिख लो, टेम्पल में नहीं रहेगा तो नीचे लिख लो, चालू है ना, सब चलो, अभी होटल चालू है, टेम्पल खत्म हो गया, पॉइंट बदल ठीक है, चलो नीचे लिख लो, कोई बात नहीं, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, ये तो होता ही है ना, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। बेटा बच्चा पैदा होने से बच्चा राइट मरने तक, वो बड़ा होके मरने तक हम लोग काफ़ी सारी सेरेमनी करते कि नहीं। तो बच्चा पैदा होगा तो उसका मैं मुंडन कराएगा, बराबर, थोड़ा बड़ा होगा तो मैं उसकी शादी कराएगा, देखें शादी होने के बाद, ठीक है राइट, वो अपना फैमिली पालेगा, तो एक दिन बूढ़ा होकर मर जाएगा तो उसका भी मैं क्रियाक्रम करवाता हूँ, यस और नो, और दैट्स कॉल्ड द रिलीजियस सेरेमनी। तो अगर कोई आप धार्मिक कार्य करा रहे हो, क्या करा रहे हो, कोई भी अगर धार्मिक कार्य करा रहे हो, पूजा पाठ करवा रहे हो, किसी शादी ब्याह करवा रहे हो, तो जो पंडित जी जो सर्विस दे रहे हैं वो सब क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, क्या होगा, एग्जाम। तो आपको क्या लिख के आएगा एग्जाम में, सर्विसेज राइट प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। तो बेटा ये वर्ड को ध्यान रखना, क्या याद रखना, रिलीजियस सेरेमनी, और जिधर भी वर्ड अगर रिलीजियस सेरेमनी आ गया बेटा क्या कर देना, इसको एग्जाम कर देना। नॉट टैक्स। बात समझ में आ रही है, और जिधर भी जगह मिले लिख लो, इज इट क्लियर? यस और बेटा अगर आपके पास लैंड है, अगर आपके पास क्या है, लैंड है, और वो लैंड आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिए, किसके लिए दिए, भाड़े पे दिए, बट किस पर्पस के लिए दिए, बेटा रेंट पे दिए, वो लैंड रेंट पे दिया है, बट किस पर्पस के लिए दिया है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए दिया है। तो बेटा गवर्नमेंट राइट, मोदी गवर्नमेंट किसान लोगों को सताता नहीं है, तो इसके लिए वो क्या होता है, एग्जाम। बट अगर कोई अदर पर्पस के लिए दिया है, तो एग्रीकल्चर को छोड़ के कोई अदर पर्पस के लिए दिया है, तो बेटा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। तुमने शूटिंग के लिए दे दिया, हो सकता है ना शूटिंग के लिए दे दूँ, है ना, कोई इसमें कोई फिल्म शूटिंग हो रही है, या हो सकता है उसमें सर्कस के लिए दे दिया, राइट, कोई इवेंट के लिए दे दिया, कोई एग्जीबिशन के लिए दे दिया मैंने ज़मीन भाड़े पे, तो वो सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? कोई तकलीफ? तो मैं फिर से बताता हूँ, ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा पहला क्या देखा हम लोगों ने, हाउस प्रॉपर्टी, क्या देखा, हाउस प्रॉपर्टी अगर तुमने भाड़े पे दिया है, किस पर्पज़ के लिए, रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम। और अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए देगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बेटा फिर आ गया बेटा मंदिर, मंदिर में क्या होता है बेटा, धार्मिक कार्य होता है ना, तो अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रहा है बेटा क्या हो जाएगा, वो एग्जाम।
और मंदिर में क्या होता है बेटा, धर्मशाला क्या होती है, और धर्मशाला में बेटा राइट यात्री क्या बोलते हैं उसको, भक्तजन, राइट। भक्त जो आएंगे कहीं ठहरेंगे ना, ठहरेंगे तो अगर मैं उन लोग से भाड़ा ले रहा हूँ, अगर भाड़ा बेटा 1000 रुपये से कम है तो क्या हो जाएगा एग्जाम, और 1000 रुपये से ज़्यादा है तो ठीक है टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी गुड। अगर कोई दुकान के राइट मंदिर गए हो तो आजू बाजू बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो दुकानें बेटा अगर मैंने भाड़े पे दी है, मंदिर वाले ने भाड़े पे दी है, तो बेटा अगर वो 10,000 तक भाड़ा ले रहा है तो क्या हो जाएगा एग्जाम, और 10,000 के ऊपर लेगा तो टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। मंदिर के पास राइट बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह होगा तो क्या फोकट में करने देगा मैं, तो एक दिन का भाड़ा लेगा ना, तो बेटा एक दिन का भाड़ा कितना, शादी एक दिन का ही काम रहता है, ऐसा नो बराबर, एक दिन का काम रहता है और पूरा ज़िंदगी भर राइट झेलना पड़ता है एक दिन के काम के लिए। तो राइट 10,000 पर डे है तो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, और 10,000 के ऊपर रहेगा तो ठीक है। एंड कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। बाकी होटल लॉज में अगर जाओगे तो बेटा आपको ऐसी थोड़ा ना रुकने देंगे, वहाँ पे भी भाड़ा देना पड़ता है, तो भाड़ा बेटा 1000 रुपये से कम है तो एग्जाम, 1000 रुपये से ज़्यादा है तो अगर आपके पास कोई ज़मीन है अगर उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए दिया, खेती बाड़ी करने के लिए दिया तो एग्जाम, और कोई अदर पर्पज़ के लिए दे दिया तो इज इट क्लियर? तो इतना इंग्लिश पढ़ोगे इधर, तो इतना इंग्लिश पढ़ोगे, 12 13 14 हो गया, देखो हो गया ना 12 13 14, इतना इंग्लिश पढ़ोगे, जो मैंने लिखा है वो पढ़ोगे। क्वेश्चन का तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो सर्व सुगम चैरिटेबल ट्रस्ट और रजिस्टर्ड अंडर दी 12A ऑफ इनकम टैक्स, उससे अपने कुछ मतलब नहीं है। पहले पे आ जाओ, तो बेटा पहला क्या दे रहा है, ये भाड़े पे दे रहा है ना, तो बेटा रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो बेटा घर भाड़े पे दे रहा है, ड्वेलिंग का मतलब होता है हाउस, घर जिसमें रहते हो तुम, किस पर्पज़ के लिए दे रहा है, रेसिडेंस पर्पज़ के लिए, तो बेटा क्या हो जाएगा ये बताओ, टैक्सेबल है क्या एग्जाम्ड है, एग्जाम्ड है। इज इट क्लियर? तो बेटा ये नॉट टैक्सेबल, यस और नो, तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल। अच्छा, रेंटिंग ऑफ रूम फॉर प्लेगरिज्म, मतलब जो यात्रीगण मतलब भक्तजन, उनको प्लेगरिज्म बोलते हैं। चलो अगर चार्ज पर डे देखो कितना ले रहा है बंदा, 1000 रुपये से ज़्यादा है ना, क्या हो जाएगा टैक्सेबल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, रेंटिंग ऑफ रूम फॉर डिवोटीज, भक्तजन लोगों से, डिवोटीज लोगों से पर डे का भाड़ा कितना ले रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, तो बेटा एग्जाम मतलब नॉट टैक्सेबल। इज इट क्लियर? बात आ रही समझ में? चलिए, रेंटिंग ऑफ कल्याणा मंडपम, तो बेटा कल्याणा मंडपम बोलेगा तो बेटा हॉल होता है, मंडप बोलेगा तो हॉल होता है ना, तो बोलो चार्जेस कितना ले रहे बेटा पर डे का, देखो क्या बोलो, टैक्सेबल है। क्या बात है, समझ गया तुम लोग? मेरे को लगा नहीं समझेगा। अच्छा, रेंटिंग ऑफ हॉल एंड ओपन एरिया, तो बेटा पर डे का भाड़ा कितना है, देखो 10,000 से कम है ना, तो क्या हो जाएगा ये, तो बेटा नॉट टैक्सेबल। इज इट क्लियर? आपको ये सीखने का ना क्या टैक्सेबल है क्या नॉट टैक्सेबल। चलिए, दुकान भाड़े पे दिया है ट्रस्ट वाले ने, राइट, तो जितना भी टेंपल ट्रस्ट होता है सब ट्रस्ट ही होता है, तो बेटा पर डे कितना भाड़ा ले रहा है, पर मंथ कितना भाड़ा ले रहा है, तो बोला टैक्सेबल है क्या नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। वेरी गुड। क्यों? वेरी गुड, 10,000 से कम है। अच्छा, रेंटिंग ऑफ शॉप ऑफ बिजनेस और चार्जेस पर मंथ बेटा कितना है, तो बेटा टैक्सेबल है क्या नॉट टैक्सेबल, कर सकते हो इसको, करो फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। कुछ था रेंटिंग में?
पहले वाले में क्या करना है, एक्सीडेंट है उधर डैश करना है, उधर क्या करना है, डैश। नॉट टैक्सेबल रहेगा तो बेटा अमाउंट लिखने की जरूरत है क्या? अगर आपको लिखना है, इतना इंग्लिश लिखना है तो वहां लिख देना नॉट टैक्सेबल या नील। नॉट टैक्सेबल लिखने में तुम्हारा हाथ दुखेगा कि डैश करने में, तो तुम्हारे ऊपर है। तुम नॉट टैक्सेबल लिखेगा तो भी मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं करने वाली। नील लिखेगा तो भी मार्क्स मिलेगा, और डैश लिखेगा तो भी मार्क्स मिलेगा। तो समझा क्या करने का है? और अगर छोड़ के आएगा तो नहीं मार्क्स मिलेगा, है ना? हाँ, छोड़ेंगे तो फिर तुम्हें 80 के टी में मार्क्स मिलेगा फिर। राइटिंग को कितना जरूरी है। ये फटाफट लिख लो, ये सब चार्जेस वार्जेस फटाफट कॉपी पेस्ट करो। चलो क्या लिखना है मैम? ये रेंटिंग ऑफ ऐसा। हाँ यस मैम लिखना है, इंग्लिश है। इधर देखना बेटा, इधर दिख ही नहीं रहा है तो बेटा ये पेज नंबर 2 पे है, एग्जाम्शन लिस्ट। एग्जाम्शन क्वेश्चन करके रहेगा, देखो। और नीचे सॉल्यूशन भी है, अगर कुछ नहीं समझा तो नीचे देख सकते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 27,20,000 आना चाहिए। आपको सॉल्यूशन लिखने की जरूरत है क्या? नो। चलिए बहुत अच्छा है। सर ये भी लिखना है चार्जेस करके। हाँ सब। बेटा समझेगा कैसे जब तू रिवीजन करेगी तो? हाँ तो लिखना पड़ेगा ना। इसका चार्जर किधर, चार्जर लगा दो इसका। बैग किधर है लैपटॉप का? सर चार्जिंग यहीं पे कौन सा ये किसका बैग है? सर का है? हाँ ये रेड वाले में। क्या? मुस्कान, उसमें से चार्जर निकालो, चार्जर लगाओ उसमें। इसमें से? वो रेड वाले में है। इसमें रहेगा। लो सर। तो चलो सीए फाइनल का क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग? हाँ इसी रहता है। फाइनल में इतना इजी? तुमको इजी लग रहा पढ़ाने वाला सर पढ़ाने। है ना? हाँ। इजी लग रहा है, क्यों? किसने पढ़ा? मनोहर सर से। मैंने पढ़ा, इसके लिए। एग्जामिनर का रेंटिंग बहुत फेमस टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, किसान बनने वाले हम लोग। क्या बनने वाले हैं? किसान। 27,50,000 है ना? यस मैम।
समझा ना आपको? मेरे दो अनमोल रतन किधर है? किधर गया? वो भी नहीं आया, बबलू भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। क्या नाम है उसका? रिजवान और अरबाज। रिजवान बीमार है, एग्जाम वाले दिन बीमार पड़ गए। पहले कर पाओगे एग्जाम में आया तो? डन एवरीवन? ओके, अभी जस्ट क्वेश्चन को पढ़ लेना। हो गया सब लोग का? तो घर पे जाके सॉल्व कर लेना, ठीक है? और एग्जाम में बोला टैक्सेबल अलग बनाओ, नॉन टैक्सेबल अलग कॉलम बनाओ, तो बना पाओगे ना? तो टैक्सेबल वाला अमाउंट टैक्सेबल में लिखना, नॉन टैक्सेबल वाला नॉन टैक्सेबल में, और लास्ट में टोटल किसका करने का? ओनली टैक्सेबल वाले का, ठीक है? लास्ट में टोटल कर देने का बस, दोनों कॉलम। हाँ, तो नॉन टैक्सेबल का अलग कॉलम, टैक्सेबल का अलग कॉलम, अगर आया तो। अगर नॉन टैक्सेबल ऐसा अलग रहेगा उसका भी अमाउंट उतना पड़ेगा। यस मैम। चलो, इलस्ट्रेशन 11 मिला बेटा ये? सो घर पे जाके आराम से कर लेना, तसल्ली। बेटा ये बंदे को रेंट मिला है, पता कितना रेंट मिला है? 5 लाख। कितना रेंट मिला है? सब मिक्स है, और उसका समरी देखो नीचे दिया है, द सम इंक्लूड रेंट फ्रॉम। आप मुझे बताओ बेटा, वैकेंट लैंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर, तो बेटा जमीन भाड़े पे दिया था, बट काय के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। बोलो टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? नॉन टैक्सेबल। इज इट क्लियर ना? बेटा जमीन भाड़े पे दिया काय के लिए? सर्कस के लिए। एग्रीकल्चर के लिए दिया है क्या? तो बेटा ये कमर्शियल पर्पस हो गया ना, और कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी जगह भाड़े पे देंगे तो क्या हो जाता है? टैक्सेबल। इज इट क्लियर? अच्छा, हाउस लेटेड टू इंडिविजुअल फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, घर भाड़े पे दिया काय के लिए? रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो बेटा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देगा तो क्या होता है? नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल होगा ना ये? अरे हाँ कि ना? अच्छा, बिल्डिंग लेट आउट टू दी केएस होटल, तो बेटा होटल वाले को दिया, तो बेटा आपके पास बिल्डिंग था, बिल्डिंग बोलेगा तो राइट प्रॉपर्टी था, आपने प्रॉपर्टी किसको दे दिया? होटल वाले। तो ये रेसिडेंशियल पर्पस है क्या ये? होटल वाला क्या करेगा? कमर्शियल पर्पस है ना, कि अपनी फैमिली को रखेगा वो लोग, कमर्शियल पर्पस ना, और कमर्शियल पर्पस रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल। बात आ रही समझ में? ओके, वैकेंट लैंड गिवन टू लीज, किसको लीज पे दिया था? XYZ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट द लार्जेस्ट स्टेट फॉर, और बाद में ये बिल्डिंग बेटा वो किसके लिए यूज़ कर रहे हो? बिजनेस के लिए और कॉमर्स के लिए, तो बेटा क्या हो जाएगा ये? कमर्शियल पर्पस हो गया ना, किसी ने आपको ज़मीन दी और उसको आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो? बिजनेस के लिए, तो क्या हो जाएगा वो? टैक्सेबल। अच्छा, प्रीमाइसेस लेट आउट टू द टेम्पल ट्रस्ट, तो बेटा कहीं पे भी लिखा था क्या मैंने राइट मंदिर वालों को ज़मीन भाड़े पे देंगे तो टैक्स नहीं लगेगा? तो बेटा मंदिर वाले को दो, स्कूल वाले को दो, किसी को भी दो, एग्रीकल्चर के अलावा किसी को भी अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी दिया है और रेसिडेंशियल के अलावा, तो बेटा वो क्या होता है? टैक्सेबल। तो बेटा ये टैक्सेबल है, ठीक है? तुमने ज़मीन भाड़े पे दिया बेटा क्या चलाने के लिए? कोचिंग सेंटर चलाने के लिए, क्लासेस चलाने के लिए, तो क्या हो जाएगा ये? टैक्सेबल। तुमने बिल्डिंग दिया है बेटा राइट, प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है काय के चलाने के लिए? थिएटर के लिए, तो बेटा थिएटर बोलेगा तो क्या है? कमर्शियल पर्पस है ना, क्या रेसिडेंशियल पर्पस है? टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो बेटा जरा टोटल करो जो कि जो टैक्सेबल है कितना होता है?
ऐसे कैलसी पे कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम तो नीचे दिया है सॉल्व करके। तो आप लोग मेरे तरीके से करना। तो पहला लिख लेना जो राइट, जो टैक्सेबल है उसका अमाउंट, जो नॉन टैक्सेबल हो डैश। चलो टैक्सेबल क्या क्या है, 75,000, 75,000 है ना। और क्या टैक्सेबल है बेटा ये 65,000 है ना। ये 40,000 टैक्सेबल है, फिर 40,000 के बाद फिर से 40,000 टैक्सेबल है, फिर 60,000, फिर 1,00,000। तो टोटल कितना हो जाता है बेटा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 3,80,000। और 3,80,000 के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करने के लिए बोल रहा है 18%। इसका 18% निकाल लेना। जीएसटी कितना आ जाएगा, जीएसटी 68,400। ऐड करने का भी मैंने कुछ नहीं करना है, नीचे लिख देना है। जैसे इधर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, आपने इधर प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, हाँ इधर लिख देना बस जीएसटी। क्या लिख देंगे, जीएसटी 18%। बस निकाल के अमाउंट लिख देना बस, और कुछ नहीं करना, ना प्लस करना ना माइनस करना, कुछ नहीं करना। बात समझ में आ रही है, कर पाओगे एग्जाम में। लोगों ने अलग तरीके से सॉल्व किया है। तो देखो आपका भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा 3,80,000, और 3,80,000 के ऊपर 18% जीएसटी कितना हो जाएगा 68,000। सेम अमाउंट लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रही है। यस, चलो बाकी ये क्वेश्चन छोड़ो, कुछ और है क्या। चलो आ जाओ एग्रीकल्चर पे, आ जाओ एग्रीकल्चर। तो लिखो, पांचवा लिखो एग्रीकल्चर। हाँ यस, उनको जिधर जगह मिले उधर लिखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सर्विसेज। Is it clear? एग्रीकल्चर सर्विस, यस। और एग्रीकल्चर की बेटा मैक्सिमम सर्विसेज क्या है एग्जाम्ड, क्योंकि राइट गवर्नमेंट किसान लोग को सताती नहीं है। तो बेटा मैक्सिमम सर्विसेज खेती बाड़ी करने से रिलेटेड अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो तो बेटा वो सब क्या है एग्जाम्ड है। उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेटा एग्रीकल्चर बोला है, क्या बोला है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का मतलब राइट क्या होता है बेटा, हिंदी में लिख के रख लेना, कृषि। क्या होता है, कृषि। कृषि क्या होता है, कृषि। हिंदी में लिखो कृषि। कृषि होता है ना, कृषि उत्पादन। ऐसा ना, या तो मैं क्या करूँगा बेटा, सर कैसे लिखते हैं, हाँ ये लिखते हैं, सी आते हैं, क्रीमी आते हैं। अरे क्या सीखो तुम लोग। हाँ सही लिखेंगे ना, है ना, क करके ऐसे है ना, कृषि। पहले तो कृषि लिखो। इज इट क्लियर, कृषि। नहीं तो इंग्लिश में लिख लो कृषि। ठीक है, और एग्रीकल्चर एक और चीज क्या होता है बेटा, पशुपालन। क्या होता है, पशुपालन। इज इट क्लियर। बेटा खेती बाड़ी क्या करेगा तुम, कृषि। कृषि करेगा, और कृषि करके क्या करेगा बेटा, उत्पादन करेगा। क्या करेगा, उत्पादन। या तो खाने के लिए, या तो फाइबर के लिए, या तो फ्यूल के लिए। ठीक है, कृषि हम लोग क्या करते हैं, फूड के लिए, या तो फाइबर के लिए, फूड एंड फाइबर के लिए, या तो किसके लिए बेटा, राइट, फ्यूल के लिए। इज इट क्लियर। बेटा पशुपालन बोलेगा तो एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ऐसा हो ना, जानवरों को पालना। और एनिमल में सब आ जाता है, जानवर, राइट। अगर आप राइट बतख पाल रहा है, मुर्गी पाल रहा है, पोल्ट्री फार्म है आपका, वो सब आ जाएगा, है ना, चिड़िया पाल रहा है, वो सब आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड द पशुपालन। क्या बोलते हैं, पशुपालन।
राइट। तो बेटा क्या लिखा है मैंने, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो बेटा अगर एनिमल हस्बेंड्री करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, एग्जाम। सिर्फ एक को छोड़ के। तो बेटा घोड़ा पाल लिया ना तुमने, हाँ, उसका X। तो बेटा हॉर्स रियरिंग अगर आप करोगे, क्या करोगे, हॉर्स रियरिंग करोगे, ठीक है, उसके लिए अस्तबल रहेगा, स्टड फार्म रहेगा, क्या रहेगा, स्टड फार्म रहेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो बेटा सब पालो, एनिमल रियरिंग करो, तुम क्या करो, एनिमल रियरिंग। हस्बेंड्री का दूसरा नाम क्या है बेटा, एनिमल रियरिंग। और क्या बोलते हैं, एनिमल रियरिंग। तो सब कुछ करो, पहले एनिमल वालों को खत्म करते हैं हम लोग। तो बेटा कुछ पालो, ठीक है, घोड़ा पालोगे तो बेटा क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि बेटा घोड़ा हर कोई नहीं पालता, अमीर लोग ही पालते हैं, ऐसा नो, राजा महाराजा लोग पालते हैं। उसको छोड़ के तुम किसी भी चीज़ का पशुपालन करो, एग्जाम्पल गाय राइट, गाय पालो, बकरी पालो, राइट, बकरी पालो, और क्या पालो, बोलो अच्छा भेड़ पालो, ठीक है, कुछ भी पालो, बस में बस। बट क्या नहीं होना चाहिए, घोड़ा नहीं होना चाहिए। घोड़ा आएगा तो क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। इज इट क्लियर। अच्छा कृषि करूँगा, कृषि करूँगा, तो बेटा कृषि करने से क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, तो बेटा उत्पादन क्या होगा, कृषि उत्पादन। तो बेटा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बेटा ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करोगे बेटा, सब क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। इज इट क्लियर। जितना जगह मिले लिख ले, इधर लिखने का, ठीक है। तो बेटा कृषि करने से कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, वो एग्जैक्ट। बात समझ में आ रही है। दैट्स कॉल्ड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दैट्स कॉल्ड कृषि उत्पादन। क्या बोलते हैं, कृषि उत्पादन। तो बेटा टमाटर क्या है, कृषि उत्पादन है। बट वो टमाटर का तुमने जूस निकाला, बोतल में भर के तुम किसान के नाम से बेच रहे हो, तो बेटा क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। गाड़ पे उगता है क्या टमाटो केचप, आलू क्या है, आलू टमाटो, राइट, क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो। पोटैटो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, खेती बाड़ी करने से होगा ना, दैट्स कॉल्ड कृषि उत्पादन। यस और नो, यस, दैट्स कॉल्ड पोटैटो, राइट, क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। बट तुमने उसको छोटा 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 काट के, राइट, तेल में उसको तल के, और राइट पैकेट में भर के मार्केट में बेच रहा है, लेस के नाम से, बालाजी के नाम से, डायमंड के नाम से, तो बेटा क्या हो जाएगा, वो टैक्स। बेटा मैंगो क्या है, मैंगो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। मैं पूछ रहा हूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचोगे तो, आम बेचोगे तो बेटा कोई भी जीएसटी नहीं लगे। बट वो आम का जूस निकाल के तुम बोतल में भर के, राइट, किसके नाम से बेच रहा है, माजा के नाम से बेच रहा है, स्लाइस के नाम से बेच रहा है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करो, उसको स्टोर करो, सबके ऊपर जीएसटी माफ़ है 90%, राइट। जो भी एग्रीकल्चर आप प्रोड्यूस करोगे वो सब क्या है, क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये देखो दिखाई दे रहा है ये बेटा, सबसे पहले हम लोग को खेत जोतना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड द कल्टीवेशन। फिर उसमें अपन बीज डालेंगे, पौधे आएंगे, पौधे आने के बाद उसका मैं क्या करूँगा, कटिंग करूँगा, हार्वेस्टिंग करूँगा। हार्वेस्टिंग करने के बाद राइट कुछ कुछ फसल को अपने को सुखाना पड़ता है, तो धूप में रखना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, राइट, ग्रेडिंग करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा राइट फसल है उसको अलग निकालूंगा, जो कचरा वचरा रहेगा उसको साइड में करूँगा।
तो उसको ग्रेडिंग करना पड़ता है, ग्रेडिंग करने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ राइट स्टोर में रखूँगा, वेयर हाउसिंग में रखूँगा। तो बेटा ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज है। बेटा ये सब सर्विसेज क्या है? माफ है। क्या ये माफ है? दिखाई दे रहा है आपको? पढ़ने की ज़रूरत है क्या? तो सोचने का राइट, खेती बाड़ी कैसे होता है? तो बेटा ये प्रोसेस है पूरा, सिंचाई करना है, इरिगेशन, राइट, फूमिगेशन, फूमिगेशन का मतलब है राइट दवाओं का छिड़काव करना, राइट, छिड़काव करना ताकि मेरी फसल पे कीटाणु ना लग जाए। ये सब सर्विसेज क्या है? माफ है। क्या है? माफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो आ जाओ यहाँ पे, इस पे एग्जाम्पशन लिस्ट पे आ जाओ, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या एग्रीकल्चर सर्विसेज है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलो इसी के बाद लिखा है यस 53। तो देखो पहला क्या लिखा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ फूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बेटा वेयर हाउस में जो मैंने राइट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा है, कृषि उत्पादन जो रखा है, वो ख़राब नहीं हो जाता, मैं क्या करता हूँ? फ्यूमिगेशन करता हूँ। उसके ऊपर क्या करूँगा? फर्टिलाइज़र वगैरह क्या बोलते हैं वो, कीटनाशक रहता है ना, वो दवा का छिड़काव करूँगा ताकि मेरी फसल ख़राब ना हो। इज इट क्लियर? माफ़ है। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो बेटा सर्विसेज रिलेटिंग टू दी कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? हॉर्सेस को छोड़ के, ठीक है, मैं राइट कर रहा हूँ। तो बेटा ये सब क्या होता है? माफ। एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन देखा आपने, हार्वेस्टिंग देखा अभी फसल को काटने का, थ्रेसिंग, प्लांट प्रोटेक्शन एंड टेस्टिंग, ये बेटा सब क्या है? माफ। तो किसी भी प्रकार का आप टेस्टिंग कर रहे हैं, कि जैसे आप सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं राइट, कि मेरी ज़मीन पे कितना मैं फसल उगा सकता हूँ, कितना उत्पादन हो सकता है, तो उसके लिए क्या करूँगा? मैं सॉइल टेस्टिंग करूँगा। तो बेटा ये सब क्या हो जाएगा? माफ़ हो जाएगा। या सीड टेस्टिंग करूँगा, टेस्टिंग और इधर अभी आ गया है तो क्या हो जाएगा? माफ। ठीक है, आप एग्रीकल्चर करने के लिए लेबर को सप्लाई कर रहे हो तो बेटा वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये तो सब अपने माइंड में है ना, खेती तो अपने माइंड में है ना, खेती क्या होता है। एंड प्रोसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्योरिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, फसल को काटना, सन ड्राइंग, फूमिगेटिंग, छिड़काव करना कीटनाशक का, क्योरिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड कूलिंग, बल्क पैकेजिंग और पैकिंग करना, पैक करके ही बेचेंगे ना, और पैक करके मार्केट में बेचेंगे हम। तो बेटा ये सब सर्विसेज क्या है? माफ है। और जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकला बेटा बेचने के लिए तुम किधर जाएगा? मार्केट में जाएगा ना। तो मार्केट की बेटा सर्विसेज कौन देगा आपको? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो एक मंडी होता है, क्या होता है? मंडी। तो दैट्स कॉल्ड APMC बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो बेटा ये जो सर्विसेज आपको देंगे, और आपकी फसल बेचने के लिए वो लोग क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं। तो ये सब सर्विसेज क्या है? माफ है। तो कमीशन सिर्फ एक को ही माफ है, किसको? एग्रीकल्चर वालों को। तो अगर एग्रीकल्चर एजेंट हो अगर आप, और वो अगर बेचोगे तो बेटा वो माफ है। बाकी कोई भी कमीशन मिला ना, क्या कर देने का? टैक्सेबल। अच्छा, अगर मैंने कोई मशीन भाड़े पे दी है, ठीक है, तो बेटा वो भी क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। किसके लिए दिया है? जैसे मैंने कोई ट्रैक्टर दिया है, वाटर पंप दिया है, भाड़े पे दिया है, किसके लिए दिया है बेटा? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो क्या हो जाएगा? माफ। बाकी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो बेटा क्या हो जाएगा? माफ। उसमें गेहूँ रखो, चावल रखो, माफ है। वेजिटेबल रखो, माफ है। पोटैटो रखो, टमाटो रखो, माफ है। बट अगर तुम उस वेयर हाउसिंग कर रहे हैं पोटैटो चिप्स का, तो बताओ क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, झाड़ पे उगता है क्या? टमाटो केचप वेयर हाउस में रखा है, बोलो राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा है, बोलो तो टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट किसान लोग को क्या देता है? ट्रेनिंग देता है। क्या देता है? ट्रेनिंग। तो कोई नई फसल कैसे उगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे करो, ठीक है, अपनी फसल को कैसे फर्टिलाइज करो, फूमिगेशन कैसे करो, छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव कैसे करो। अगर गवर्नमेंट इसके लिए आपको अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज दे रही है, मतलब ट्रेनिंग की सर्विस दे रही है, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। इज इट क्लियर? बात याद आ रहा है? और लास्ट में क्या लिखा है? सर्विसेज बाय वे ऑफ
एग्रीकल्चर फुमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बात क्लियर है? अच्छा, एनिमल को काटोगे बेटा, काट के मार्केट में बेचोगे तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, याद रखना ये। इज इट क्लियर? ओके, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बेटा चावल बताओ, चावल क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? गलत। तो बेटा चावल डायरेक्टली आ जाता है ये, राइट? खेत में नहीं वाइट चावल नहीं बटोर के तुम लेके आता है, घर पे पका लेता है। तो बेटा धान आता है, क्या आता है उसका? पैडी, दैट्स कॉल्ड पैडी। और पैडी को राइट प्रोसेस करके फिर चावल बनता है, बता है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो बेटा धान आता है, पैडी, ठीक है। हाँ, तुम लोग चालू रहेगा, इसके लिए दिखा देता हूँ। सर धान कैसा दिखता है? हाँ, कैसा दिखता है? तुम लोग कभी देखे? गाँव कभी गए नहीं हो ना तुम लोग? नहीं मैं नहीं गई सर गोल्डन से ब्राउन कलर का गाँव में ऊपर खेत में कभी ब्राउन नहीं गोल्डन गोल्डन ये दिखाई दे रही है? हाँ एक धान ये धान है। हाँ ये पता है, ऐसा पानी में डालते हैं। ऐसे ही चावल होता है ना? हाँ हाँ ये इसको खाते हो? नहीं ये होता है। इसको खाते हो? इसको नहीं खाते ना? नहीं इसको पट इसको प्रोसेस करना पड़ता है, जॉब वर्क होता है इसके लिए। क्या होता है? जॉब वर्क होता है, और मशीनरी के थ्रू राइट पैडी को चावल, पैडी से चावल अलग किया जाता है। तो राइस इज नॉट एग्रीकल्चर, बट उसको तुम वेयर हाउसिंग करेगा ना, तो वेयर हाउसिंग करेगा, लोडिंग करेगा, अनलोडिंग करेगा, स्टोरेज करेगा, तो बेटा उसके लिए देखो यहाँ पे अलग से लिखा है, अलग से बता देता हूँ आपको कहाँ लिखा है। तो देखो दिखाई दे रहा है 24, टिक मार्क कर लो। दिखाई दे रहा है 24? तो सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, बेटा एंट्री नंबर 24 में वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो उसको भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही समझने का। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ओके, रेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया, एग्रीकल्चर लैंड के लिए देंगे। जमीन अगर भाड़े पे दिया मैंने, किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो बेटा वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। इज इट क्लियर? एग्जेम्प्ट है ना? तो 24 पे टिक मार्क कर लेना, बाकी कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तो जो लिखाने का था मैंने आपको लिखा। इज इट क्लियर? चलो, अंगूर बेचेगा तो बेटा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। बट अंगूर से दारू निकाल के वाइन बना के बेचेगा तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? टैक्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 23। देसाई एग्रो केयर लिमिटेड। सो घर पे जाके कर लेना, अभी बस देख लेना क्या टैक्सेबल है, क्या नॉट टैक्सेबल है। ठीक है, 23 पे आ जाओ। पेज नंबर 367 रहेगा वो। ठीक है, घर पे जाके ईमानदारी से कर लेना। ठीक है,
और एग्रीकल्चर से मैक्सिमम सर्विसेज क्या होते हैं बेटा, एग्जाम। तो इतना रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है ना। जो मनोहर सर ने बताया उसको ध्यान में रखो। खेती बाड़ी कैसे होती है, सब कुछ क्या है वहाँ पे। एनिमल रेयरिंग करेगा बेटा क्या है, एग्जाम। बट हॉर्स रेयरिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। घोड़ा पाला तो महंगा पड़ेगा, बराबर। ऐसा ही एग्रो केयर लिमिटेड दिया हुआ है बेटा। तो चलो क्या क्या दिया हुआ है, तो बेटा रिसिप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। तो बेटा लेबर सप्लाई किया किधर, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो बेटा क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। इज इट क्लियर? क्या लिखने का, नॉट टैक्सेबल। तो बेटा टेस्टिंग कर रहा है, तुम किसका टेस्टिंग कर रहा है, सीडी टेस्टिंग, तो बोला टैक्स लगेगा क्या, तो बोला नॉट टैक्सेबल। इज इट क्लियर? चलो सीड टेस्टिंग हो रहा है, सॉइल टेस्टिंग हो रहा है, तो बेटा क्या होगा ये, नॉट टैक्सेबल। क्या बात है, अब मुझे ईमानदारी से आंसर बताना। फोर्थ वाला क्या बेटा, वेयर हाउस चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। तो बेटा पोटैटो चिप्स क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, झाड़ पे उगता है क्या ज़मीन से उगता है, तो खोदा और निकाला, तो क्या हो जाएगा ये, टैक्सेबल। अच्छा कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ वीट। तो बेटा वीट क्या है बेटा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, नॉट टैक्सेबल। क्या आ जाएगा ये, नॉट टैक्सेबल। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचो, नॉट टैक्सेबल, कमीशन पे। यस मैम, एजेंट लोग ही बेचेंगे ना, यस मैम, थोड़ा ये हो गई थी। चार्जेस और ट्रेनिंग ऑफ ये बेटा ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स मैंने अभी बताया बेटा, क्या हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत है क्या, तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज है, तो क्या हो जाएगा ये, नॉट टैक्सेबल। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर, नॉट टैक्सेबल। बेटा घोड़ा लोग किधर रहता है, स्टड फार्म में रहता है, बराबर। और गाय भैंस किधर रहता है, तबेला में रहता है, बराबर। तो चलो रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू द स्टड फार्म, लोग क्या हो जाएगा, क्यों टैक्सेबल हो जाएगा, तो बेटा स्टड फार्म में कौन रहता है, घोड़ा लोग, अस्तबल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अस्तबल। और बाकी जो जानवर लोग रहते हैं उन लोग को तबेला, क्या बोलते हैं, तबेला। लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू द कैटल फार्म, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। अच्छा चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, बेटा अभी अभी देखा, क्या हो जाएगा ये, नॉट टैक्सेबल। तो ये नॉट टैक्सेबल। तो बेटा कॉटन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट अगर उससे कपड़ा तुम बना रहा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, तो टैक्सेबल। रिटेल पैकिंग एंड लेवलिंग ऑफ फ्रूट, तो बेटा पैकिंग करो कुछ भी तो पैक करके ही बेचेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, नॉट टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो बेटा ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है और ये टैक्सेबल, बाकी सब क्या है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो इधर बता दो, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, नॉट टैक्सेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा नील आ जाएगा, नॉट टैक्सेबल। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंट फ्लावर्स, तो फ्लावर्स ले लो, फ्लोरिकल्चर ले लो, फिशिंग ले लो, सब कुछ क्या होता है बेटा, एग्जेम्प्ट होता है, नॉट टैक्सेबल। अच्छा प्रोसेसिंग ऑफ टमाटो, ये टमाटो का जब जमीन में उगता है क्या, के ऊपर, हाँ टैक्सेबल, बेटा टैक्सेबल, अमाउंट लिख देने का, बराबर। अच्छा प्लांटेशन ऑफ रबर, बेटा ये भी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो बेटा ये क्या होता है, झाड़ से निकलता है, तो रबड़ के झाड़ होते हैं उधर से। प्रोसेसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स ऑन द जॉब वर्क बेसिस, तो बेटा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सबका टोल करने का कितना आ जाएगा, 4.5 लाख। यस मैम, पहला वाला बेटा नॉन टैक्सेबल होगा। एग्रो मशीनरी है ना, घर के लिए नहीं दिया बेटा, खेती बाड़ी करने के लिए, ट्रैक्टर, वाटर पंप, बराबर। इज इट क्लियर? अच्छा टोटल कितना हो गया टैक्सेबल, 4.5 लाख। अभी 4.5 लाख पे बेटा 2.5% GST निकाल सकते हो ना, कितना निकालो कैलकुलेटर पे, CGST 2.5%, SGST 2.5%, 11,250, 11,250 और 11,250। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? आगे
तो जा किधर है तुम? 12 तीनों को 12:30 बजे तक लेगा मैं खत्म करने का है ना। यस अल्लाह कितने एक दिन में एक चैप्टर एक एक चैप्टर है ये, सर वैसे चैप्टर कितने हैं? एक चैप्टर है ये, एक एक चैप्टर नहीं है ये लास्ट चैप्टर है। उसमें बहुत, मैंने बोला ना बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत की परिभाषा समझते हो क्या? एक दिन में तो नहीं होगा ना, फिर एग्जाम में कुछ नहीं आया तो फिर बोलोगे फिर मनोज सर ने पढ़ाया नहीं, मतलब वैसा ना बोलो तो बैठ जाओ थोड़ा। चलो आ जाओ, बैंक वाली सर्विसेज करेंगे। क्या करेंगे? 2 मिनट में हो जाएगा बैंक वाली सर्विसेज। आ जाओ लिखो नेक्स्ट। बेटा बैंक नॉर्मली 2 टाइप की सर्विसेज देता है। कितने टाइप की सर्विस देता है? 2। पहला, राइट, बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या आपने पढ़ा होगा बेटा? तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन? एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, बेटा इतना इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, और बेटा डिपॉजिट लेकर बैंक आपको क्या देती है? लोन देती है। ऐसा नो? ऐसा नो? बैंक में पैसा जमा कराएगा, बैंक से पैसा निकालेगा, एटीएम से पैसा निकाल, किधर से भी पैसा निकाल, चेक के थ्रू निकाल, तो बेटा ये सब क्या हो जाएगा? एग्जेम। क्या हो जाएगा? तो एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। और लोन के ऊपर क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट मिलता है ना, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। यस और नो? बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट रिसीव होता है। बेटा ये सब क्या होता है? एग्जाम। क्या होता है? एग्जाम। ये भी एग्जाम, ये भी एग्जाम। बट अगर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। तो बेटा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी सर्विस है जिधर क्रेडिट कार्ड दिखेगा ना, टैक्सेबल कर देना। क्या कर देना? बाकी किसी पे भी लोन पे राइट इंटरेस्ट मिलेगा, नॉट टैक्सेबल। ठीक है? बैंक को अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन अगर आपने लिया है और इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है? बैंक दूसरी सर्विस क्या देता है? तो बेटा बैंक दूसरी सर्विसेज देता है आपको फॉरेन एक्सचेंज के। किसकी? फॉरेन एक्सचेंज। मतलब फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इंडियन करेंसी। या इंडियन करेंसी को आप कन्वर्ट करवा सकता है फॉरेन करेंसी। तो बेटा डॉलर को रुपीस या रुपीस को डॉलर, इसको बोलते हैं बेटा फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। अगर ये बैंक, एक बैंक दूसरी बैंक को दे रही है तो वन बैंक टू अनदर बैंक, तो बेटा क्या हो जाएगा? एग्जाम। एक बैंक अगर ऑथराइज्ड डीलर को दे रही है, किसको दे रही है? ऑथराइज्ड डीलर, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है आरबीआई से, अगर उसको दे रही है तो बेटा क्या हो जाएगा? एग्जाम। अगर एक बैंक बेटा अदर पर्सन को दे रही है, इसमें से एनी पर्सन, अदर पर्सन, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक बैंक जैसे एसबीआई बैंक अगर एचडीएफसी को फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस देगी तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। एक बैंक किसी ऑथराइज डीलर को सर्विस देगा तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। बट अगर मैं गया डॉलर कन्वर्ट करने के लिए तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। आप गए तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मुस्कान गई डॉलर को लेके रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इज इट क्लियर? तो बेटा उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा कौन सी सर्विसेज माफ है? एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। बाकी सभी अदर सर्विसेज क्या है? ये बाकी सभी अदर सर्विसेज, इसको छोड़ के बाकी सभी अदर सर्विसेज क्या है? टैक्सेबल हो जाएगी।
फिर आरबीआई, तो बेटा सभी बैंक का बाप कौन है? आरबीआई ना। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड, देखो एग्जाम में ऐसे आएगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। बेटा बाय आरबीआई होगा ना, आरबीआई अगर किसी को भी सर्विस देगी तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। बट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई लिखा तो बेटा अगर कोई आरबीआई को सर्विसेज देगा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। हो सकता है ना कोई आरबीआई को कंस्ट्रक्शन का सर्विस दे रहा है, रेनोवेशन का सर्विस दे रहा है, हाउस कीपिंग का सर्विस दे रहा है, सिक्योरिटी का सर्विस दे रहा है, वो होगा कि नहीं? तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी सर्विस देगा तो बेटा क्या हो जाएगा? वो टैक्स। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, बेटा इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, सीसी याद रखने का। क्या याद रखने का? सीसी। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिधर भी देखेगा टैक्सेबल। बाकी फॉरेन एक्सचेंज, एक बैंक दूसरी बैंक को देगा बेटा एग्जाम, एक बैंक दूसरे ऑथराइज डीलर को देगा तो एग्जाम, और इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी को भी दिया तो टैक्स। और आरबीआई किसी को सर्विस देगा तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। और कोई आरबीआई को सर्विस देगा तो वर्डिंग में फर्क है ना, बाय बाय बोलेगा तो एग्जाम, टू बोलेगा तो क्या हो जाएगा? टैक्स। इज इट क्लियर? चलो बैंक के ऊपर कर लेना और घर पे जाके इसको सॉल्व कर लेना प्रॉब्लम को, ठीक है? ढूंढ रहे हैं आपके लिए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्या पेज नंबर इसका? 10। देखो इसमें कैसे, देखो कैसे दिया है। देखो इधर बोला है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी क्लासीफाई अबव आइटम एज अ टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। तो टैक्सेबल का कॉलम अलग बना लेना, नॉन टैक्सेबल का अलग बना। तो नॉन टैक्सेबल रहेगा नॉन टैक्सेबल में अमाउंट लिख देना, टैक्सेबल रहेगा तो टैक्सेबल में अमाउंट लिख, इतना कर सकते हो ना? भी एक एक करके मेरे को बताना, ठीक है? पहला क्या है? पहला क्या, जरा पढ़ो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन। तो बेटा क्रेडिट कार्ड से मिल रहा है क्या ये इंटरेस्ट? तो क्या हो जाएगा? ये नॉट टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका अमाउंट नॉन टैक्सेबल में लिख देना। क्या पैनल इंटरेस्ट मिल रहा है? बेटा पैनल इंटरेस्ट मिल रहा है, बट ये क्या क्रेडिट कार्ड से मिल रहा है क्या? तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल। तो बेटा एनुअल फीस ऑन डेबिट कार्ड, बेटा ये अदर सर्विसेज है ना, बैंकिंग अदर सर्विसेज है ना, तो क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल। बैंक चार्जेस लगा रही है बेटा, बैंक चार्जेस, जिधर भी वर्ड देखिएगा बेटा चार्जेस, टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल। बैंक चार्जेस फॉर डिमांड ड्राफ्ट, ये भी क्या बेटा? अदर चार्जेस है ना, अदर सर्विसेज है ना, टैक्सेबल। लोन प्रोसेसिंग फीस, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड, बेटा क्या है? टैक्सेबल। लेट पेमेंट फीस ऑन क्रेडिट कार्ड, बेटा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। रेंट ऑफ सेल ऑफ लॉकर्स, तो बेटा लॉकर्स क्या रहेगा बेटा? टैक्सेबल। अदर सर्विसेज है ना, ये सब अदर सर्विसेज है, टैक्सेबल है। कमीशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, तो बेटा ये भी क्या है? टैक्सेबल। ये एक्सटेंडिंग डिपॉजिट इसमें आता है क्या? लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं। तो बेटा ये तीन याद रखने का, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस। बाकी बैंक चार्जेस आया, ये चार्जेस आया, कलेक्शन लिया, कमीशन मिला, सब कुछ क्या होता है? टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बेटा ये भी क्या है? टैक्सेबल। क्रेडिट कार्ड से नहीं है ना, तो नॉन टैक्सेबल आएगा। ये क्या आएगा? नॉन टैक्सेबल, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से इंटरेस्ट नहीं मिल रहा ना आपको, किससे मिल रहा है? अदर देन, तो नॉन टैक्सेबल। अच्छा, चार्जेस रिसीव्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो बेटा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल।
अच्छा, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी टू लेना बैंक, तो बेटा बैंक कौन सा है? अपना बैंक। और अपना बैंक बेटा किसको सर्विस दे रहा है? दूसरी बैंक को। और कौन सी सर्विस दे रहा है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज वाली सर्विस दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये? नॉन टैक्सेबल। बोलो ये डिपॉजिट है क्या? ये फीस रिसीट फॉर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी डिपॉजिट है, लोन से एडवांसेस है क्या? तो क्या हो जाएगा ये? टैक्सेबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टैक्सेबल अमाउंट और नॉन टैक्सेबल अमाउंट। आप चाहो तो पहला कॉलम क्या बनाओ? टैक्सेबल। दूसरा कॉलम क्या बनाओ? नॉन टैक्सेबल। फिर इसका टोल कर देने का। इज इट क्लियर? आप चाहो तो दोनों का टोल कर देने का। इज इट क्लियर? कर पाएगा एग्जाम में? सर अगर इसका जीएसटी निकालने बोले, हाँ, इसका जीएसटी निकालने के लिए बोलेगा तो 17 लाख। 17 है ना? तो 17 लाख पे जीएसटी लिख लेगा ना, क्योंकि टैक्सेस पे लगेगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको कर लेना। चलो ठीक है, जाओ। यस मैम, इधर असाइनमेंट। 11 क्वेश्चन नंबर 11 23 24 and 19 23 24 और 19 Is there any doubt?